स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक के बारे में, जो कि 2021-22 के लिए अपलोड किया गया है। इसके मैंने 5 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और नोट्स बनाकर याद कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी के बारे में। तो ऊष्मागतिकी से टोटल जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आएगा और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। मतलब आपको इस चैप्टर से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ना होगा। तो इस चैप्टर में से टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड सभी गैसेस स्टेट में है। इनकी विरचन एंथैल्पी क्रमशः दी हुई है -1110, -393, 81 और 9.7 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है। इस रिएक्शन के लिए डेल एच का मान ज्ञात करना है। तो डेल एच बराबर क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, क्रियाफल की कुल एंथैल्पी माइनस क्रिया कारक की कुल एंथैल्पी। मतलब जो आपके प्रोडक्ट बने हैं इनकी एंथैल्पी के योग में से जो आपके रिएक्टेंट हैं उनकी एंथैल्पी का योग आपको घटाना है। तो इस तरह से हो जाएगा डेल एच बराबर डेल एच N2O प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें 3CO2 है इसलिए 3 लिखा है, फिर डेल एच CO2 माइनस डेल एच N2O4 प्लस 3 डेल एच CO। यहाँ पर सारी वैल्यू रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -777.7 किलो जूल। तो ये थी इस रिएक्शन के लिए डेल एच का मान। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से मैथिल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, कि मानक विरचन एंथैल्पी ज्ञात करो। यहाँ पर 3 समीकरण दिए हुए हैं। तीनों समीकरण में डेल एच माने कि एंथैल्पी परिवर्तन आप लोगों को दिया हुआ है। तो मेथेनॉल के निर्माण के लिए आवश्यक समीकरण होगा, क्या होगा आपको, मेथेनॉल में क्या होता है, CH3OH होता है। मतलब एक कार्बन चाहिए आपको और क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो इस समीकरण के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मैथिल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेल एच ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको पहला समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए CH3OH 3/2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन इतना दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपका समीकरण 1 है। इसी तरह से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जब फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए तो एंथैल्पी परिवर्तन कितना है, -393 किलो जूल मोल इनवर्स है। अब हम देखते हैं मोल H2O की विरचन एंथैल्पी क्या है। तो 2 मोल H2O की विरचन एंथैल्पी यहाँ पर आपको नहीं दी हुई है, 1 मोल की दी हुई है आपको 289 प्रश्न में दी हुई है। तो इसमें आप 2 का गुणा कर दोगे तो आपको 2 मोल H2O की विरचन एंथैल्पी मिल जाएगी -572 किलो जूल मोल इनवर्स। अब आप क्या करिए, समीकरण 2 और समीकरण 4 को जोड़िए। जब आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे तो स्टेप वाइज स्टेप आप लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो समीकरण 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तब क्या होगा, C + 2O2 + 2H2 गिव्स CO2 + 2H2O गिव्स, इसका एंथैल्पी कितना हो जाएगा, -965 किलो जूल मोल इनवर्स। अब समीकरण 1 जो था आपका उसका आप उल्टा कर देंगे तो एंथैल्पी परिवर्तन वहाँ पर -726 किलो जूल मोल इनवर्स था, तो यहाँ पर हो जाएगा +726 किलो जूल मोल इनवर्स। अब आप ये समीकरण आपका जो ये 5 है और ये समीकरण 6, इन दोनों को जोड़िए। तो जोड़ने पर आपका जो एंथैल्पी परिवर्तन आएगा वो आएगा -239 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये इसका आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हेस का नियम उदाहरण से समझाइए। हेस का नियम क्या होता है, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन एक पद में हो या अनेक पद में हो, प्रत्येक दशा में जो उत्पन्न ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है। जैसे यहाँ पर देखिए A से प्रोडक्ट B बन रहा है,
तो ये डायरेक्ट ए से बी बन रहा है तो ऊष्मा परिवर्तन Q1 है, जबकि एक दूसरा पाथ है ए से A1 बने और A1 से B बने। तो यहाँ पर ए से A1 बनने में Q1 ऊष्मा निकल रही है और A1 से B बनने में Q2 ऊष्मा निकल रही है। तो ये जो Q1 ऊष्मा होगी वो इन दोनों ऊष्मा का योग होगी। जैसे कि अपन उदाहरण से समझ सकते हैं, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है -393.5 किलो जूल। जबकि दूसरी मेथड ये है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और एंथैल्पी परिवर्तन होता है -110.5 किलो जूल। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी ये बन रही है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और एंथैल्पी परिवर्तन होता है -283 किलो जूल। मतलब इस समीकरण को यदि हम एक साथ लिखेंगे, इन दोनों समीकरण को, तो C+O2 गिव्स CO2। एंथैल्पी आप जोड़िएगा तो कितनी आएगी, 393.5 किलो जूल, जो कि पहली मेथड के बराबर है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन चाहे एक विधि से हो रहा हो या अनेक विधियों से हो रहा है, प्रत्येक दशा में ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन एक समान होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव -13.7 किलो कैलोरी होता है, क्यों? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो उदासीनीकरण ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी। उदासीनीकरण ऊष्मा का स्थिर मान उनके तनु विलयन में पूर्ण आयनन के कारण होता है। मान लीजिए कोई प्रबल अम्ल Ha है और प्रबल क्षार BOH है, इनका तनु विलयन बनाएंगे तो आयनन सिद्धांत के अनुसार जो Ha होगा वो H+ आयन और A- आयन में टूट जाएगा। इसी तरह से BOH होगा वो B+ आयन और OH- आयन में टूट जाएगा। यहाँ पर H+ आयन और OH- आयन जुड़ करके क्या बना लेंगे, H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि उदासीनीकरण ऊष्मा किसी अम्ल से उत्पन्न H आयनों और क्षार से उत्पन्न OH- आयनों के संयोग से बने जल की उत्पन्न ऊष्मा है। अतः उदासीनीकरण ऊष्मा जल की H+ यानी हाइड्रोक्साइड आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों से उत्पादन ऊष्मा के बराबर होती है। इस प्रकार जल की उत्पादन ऊष्मा का मान सदैव लगभग -13.7 किलो कैलोरी होता है, जो कि स्थिर होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सतारता बताइए। तो एंट्रोपी क्या है, किसी तंत्र की अव्यवस्था की माप को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जो कोई तंत्र होता है इसकी अव्यवस्था बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ जाती है। हम भौतिक सार्थकता देखते हैं। एंट्रोपी वास्तव में एक भौतिक राशि है, लेकिन इसको ताप दाब की भांति महसूस नहीं किया जा सकता। प्रकृति में होने वाले सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय या स्वतः होते हैं। जैसे बर्फ से जल और जल से वाष्प बनने में जल के अणु की नियमितता का क्रम नष्ट हो जाता है। जल के अणु वाष्प के रूप में वातावरण में बेतरतीब होकर सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं और एंट्रोपी बढ़ जाती है। अतः एंट्रोपी किसी तंत्र की अनियमितता की माप होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, मानक विरेचन एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, इन सबको आपको समझाना है। तो पहला हमारा मानक विरेचन एंथैल्पी। तो मानक विरेचन एंथैल्पी क्या होता है, किसी यौगिक के अवयवी तत्वों से मानक अवस्था क्या होती है, 298 केल्विन और 1 बार दाब में उसका 1 मोल बनने में जितनी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की मानक विरेचन एंथैल्पी कहते हैं। किसी प्रत्येक तत्व की मानक अवस्था में एंथैल्पी शून्य मानी जाती है, इसलिए किसी यौगिक की मानक एंथैल्पी को ही उसकी मानक विरेचन एंथैल्पी कहते हैं। तो मानक एंथैल्पी को ही आप क्या कहेंगे, मानक विरेचन एंथैल्पी कहेंगे। अब आबंध एंथैल्पी क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आबंध एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन होता है जिससे गैसीय सहसंयोजक यौगिक के 1 मोल आबंध टूटकर गैसीय उत्पाद बनाते हैं। मतलब कोई गैस जो सहसंयोजी गैस है, जैसे यहाँ Cl2, इसका 1 मोल टूट करके 2 क्लोरीन परमाणु बना रहे हैं, तो इसके टूटने में जितनी ऊष्मा का परिवर्तन हुआ है वही उसका एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जिसको अपन आबंध एंथैल्पी कहेंगे। अब देखते हैं अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी। किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो। किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्धतम रूप है जो 298 केल्विन
वह एक बार दाब पर पाया जाता है। जैसे नेफ्थलीन वायु में धीरे धीरे ऊर्ध्वपातित होती है, जिसके लिए अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी का मान 73.0 किलोजूल मोल इनवर्स होता है। अगला है आपको समझाना है अवस्था फलन और पथ फलन। तो सबसे पहले देखते हैं अवस्था फलन। ऊष्मागतिकी के कुछ मीटर तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर आधारित होते हैं, इन्हें अवस्था फलन कहते हैं। जैसे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ये सब अवस्था फलन है। जबकि पथ फलन क्या होते हैं? अवस्था के ऐसे गुण जो पथ पर निर्भर करते हैं पथ फलन कहलाते हैं। जैसे ऊष्मा हो गया, कार्य हो गया, ये सब पथ फलन है। इसके बाद हमें समझाना है विस्तीर्ण गुण और गहन गुण। विस्तीर्ण गुण क्या है? किसी सिस्टम के वे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। जैसे द्रव्यमान, आयतन, मुक्त ऊर्जा, ये सब किस पर निर्भर करते हैं? तंत्र के पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। और गहन गुण क्या होते हैं? किसी निकाय के वे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, गहन गुण कहलाते हैं। जैसे ताप, दाब, श्यानता आदि क्या होंगे? गहन गुण होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति कीजिए डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल एन आर टी। तो हम क्या जानते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा का योग होता है। अब मान लीजिए यानी कि एंथैल्पी एच बराबर क्या होगा? यू प्लस पी वी। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब मान लीजिए किसी तंत्र का स्थिर दाब P पर आंतरिक ऊर्जा U1, आयतन V1 और एंथैल्पी H1 है। तो समीकरण 1 को आप किस तरह से लिख पाएंगे? H1 बराबर U1 प्लस PV1। इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब तंत्र की अंतिम अवस्था आती है तब दाब स्थिर दाब P पर एंथैल्पी H2 हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा U2 हो जाती है, आयतन V2 हो जाता है। तो समीकरण 1 को आप किस प्रकार से लिख पाएंगे? H2 बराबर U2 प्लस PV2। समीकरण इसको 3 दे दीजिए। अब आप क्या करिए? समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए तो H2 माइनस H1 करेंगे तो क्या होगा? H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस P कॉमन निकल आएगा V2 माइनस V1। तो डेल H बराबर क्या हो जाएगा? डेल U प्लस P डेल V। ये आपका हो जाएगा समीकरण 4। माना प्रारंभ में किसी आदर्श गैस के N1 मोल थे, क्रिया समाप्त होने पर मोलों की संख्या N2 हो गई। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT से हम प्रारंभिक अवस्था के लिए क्या लिख सकते हैं? P1 V1 बराबर N1RT और P2 V2 बराबर N2RT। क्रमशः समीकरण 5 और समीकरण 6 दे दीजिए। अब समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाएंगे तो P कॉमन निकल आएगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू RT कॉमन निकल आएगा, N2 माइनस N1RT। अब इसका मान क्या हो जाएगा? डेल P, इसका मान क्या हो जाएगा? P डेल V इज इक्वल्स टू डेल NRT। तो P डेल V का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल H बराबर डेल U प्लस डेल NRT। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए दहन ऊष्मा और उदासीनीकरण ऊष्मा। तो दहन ऊष्मा क्या होता है? निश्चित ताप पर किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु के पूर्ण दहन में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि 1 ग्राम कार्बन है, यहाँ पर इसका दहन हो रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया होकर CO2 बन रही है, तो एंथैल्पी परिवर्तन कितना हो रहा है? माइनस 396.06 किलो जूल। तो ये कार्बन की दहन ऊष्मा होगी। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है? निश्चित ताप पर तनु विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से परस्पर क्रिया करने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक NaOH 1 ग्राम तुल्यांक HCl से क्रिया करके NaCl और H2O बना रहा है, ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है माइनस 57.54 किलो जूल। यही उदासीनीकरण की ऊष्मा थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।